पंजाब बार काउंसिल में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ लाहौर सीट पर। आपके पास 16 वोट हैं और 16 वोट में से एक वोट काइंडली मुझे ज़रूर कास्ट कीजिएगा। मुझे क्यों कास्ट कीजिएगा, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी बार को 21 साल दिए हैं और मुझे कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं किसी बार के ओहदे पर रहकर अपनी बार की खिदमत कर सकूं। हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफराद मौजूद होते हैं, उससे कोई अदारा बुरा नहीं हो जाता, क्योंकि अदारे हमेशा भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए ही बनाए जाते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिविटी होती है। फिर ये होता है कि उसमें चंद एक लोग ऐसे आ जाते हैं, 100 में एक या दो, 2000 में कोई 4 ऐसे, तो जिसकी वजह से अदारे की बदनामी होती है। क्योंकि जैसे अच्छाई जो है वो थोड़ा फैलने में टाइम लेती है, बुराई फ़ौरन फैल जाती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। पिछले 20 साल कैरियर में भी किसी दोस्त को, किसी वकील भाई को मुझसे मायूसी नहीं हुई और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी नहीं होगी। और बिलखसूस जो हमारे सीनियर वकील हज़रात हैं, जो हमारे लिए रोशनी हैं, जो हमारे लिए गाइडलाइन हैं, जिनसे हमने सीखा है, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुझे और आपको मज़ीद चीज़ें सिखाएं और बेहतर और कामयाब वकील बनाने में लोगों को हमारी मदद करें। रीज़नेबिलिटी एक जनरल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। जो चीज़ें रीज़नेबल स्टैंडर्ड से बाहर निकल जाती हैं वही सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म होती है। अगर उस स्टैंडर्ड से मैं भी बतौर वकील बाहर निकलूँ तो मेरे लिए भी क्रिटिसिज्म वही है, आम वकील के लिए भी और माशरे के किसी फ़र्द के लिए भी क्रिटिसिज्म वही है। हमारे बारे में अगर मनफी राय है अवाम की तो उसको हमें अपने किरदार से उसको दूर करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। जुम्मतुल मुबारक। और हमारी मुलाकात जॉय ऑफ जस्टिस के फ़ोरम से होती रहती है आपसे। जुम्मतुल मुबारक को ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम में हमने जो सिलसिला शुरू किया है जॉय ऑफ जस्टिस के फ़ोरम पर, वो ये है कि हालिया जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस हैं उसमें जो हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से चंद का तारुफ़ हर प्रोग्राम में हम ज़रूर कराते हैं। पिछले भी प्रोग्राम्स में ये सिलसिला जारी रहा और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जॉय ऑफ जस्टिस एक लॉ फर्म जिससे आप अभी तक वाकफ़ियत हासिल कर चुके होंगे और हमारा मकसद इस पे ये है कि कानून की बालादस्ती रहे, कानून के मुहाफ़िज़ जो हैं, कानून से जिस तरह से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ पुलिस से हो या कानून से हो, उनसे आपकी मुलाकात होती रहे और आप उनसे जो है मुतारिफ़ होते रहे। जॉय ऑफ जस्टिस के एडवोकेट हमारे अपने सीनियर एडवोकेट राना बलीगुर रहमान साहब हमारे साथ पैनल में तशरीफ़ रखते हैं। साथ सलमान परवेज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज आए हैं और जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनमें सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा रुश्ता लोधी साहिबा का, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं औरंगज़ेब डाहा साहब, उम्मीदवार मेंबर बराए मेंबर पंजाब बार काउंसिल। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ख़ातून रुश्ता लोधी साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने करियर के मुतालिक लॉ से रिलेटेड और अपने इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने की वजह पे अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी फ़ोरम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आकर अपनी बात कर सकूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया ताकि आपको और तमाम व्यूअर्स को मेरे बारे में और मेरे तमाम साथियों को मेरे बारे में मालूम हो सके। रुश्ता लोधी मेरा नाम है। पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ लाहौर सीट पे, जिसकी 16 सीट्स हैं और मेरी जो है वो यही रिक्वेस्ट है कि 16 में से एक वोट मुझे ज़रूर दिया जाए। अब आपने पूछा कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में बताऊं, तो अरसा 20 साल से मैं पेशे वकालत से वाबस्ता हूं और प्रोफेशनल लॉयर हूं। सिविल साइड मेरी प्रैक्टिस की साइड है और मैं एक लॉयर फैमिली से हूं। मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट हैं, 26 साल से वो भी एक प्रोफेशनल लॉयर हैं। मेरे भाई भी अटॉर्नी हैं, वो यूके में प्रैक्टिस करते हैं। मेरी एक भाभी भी वकील हैं।
मेरा एक नेफ्यू भी, एक कज़न ब्रदर, हम 4 वकील पाकिस्तान में काम करते हैं और एक हमारे भाई जो हैं वो मुल्क से बाहर काम करते हैं। और इलेक्शन में आने की वजह आपने पूछी है, तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये जो पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है, ये इलेक्शन हर बार 5 साल के बाद आता है और इसका टेन्योर यानी 5 साल का हुआ करता है। इस बार ड्यू टू सम रीजंस ये इलेक्शन 6 साल के बाद हुआ। वो एक अलग बात है कि क्यों हुआ। 6 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो पंजाब बार काउंसिल एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसमें कि ऐसी लेजिस्लेशन और रूल्स या लॉज बनते हैं जो कि वकला की वेलफेयर के लिए और कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना और वकला के मसाइल और वेलफेयर से रिलेटेड जो काम है ना, वो बार काउंसिल की ज़िम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझती हूँ, और मुझे ये कहने में कोई ना डर है ना खौफ है, कि इस वक्त मेजॉरिटी जो लोग हमारे प्रोफेशन में आए और उन्होंने आके बार काउंसिल में, चूँकि वो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने उस बार काउंसिल के ऊपर यूँ हावी होने की कोशिश की कि जैसे ये उनकी जागीर या वरासत है। और बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर मुझे ये गवारा नहीं था, और ये कहा जाता रहा है कि जी बार पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल हो गया कि एक प्रोफेशनल वकील आए और आके वो बार का इलेक्शन कंटेस्ट करे। इसी रीज़न को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया, और मेरे तमाम ग्रुप ने और मेरे साथियों ने मेरा नाम रिकमेंड किया, क्योंकि इलेक्शन एक अकेले इंसान का जो है वो सारा काम नहीं है, उसमें आपकी टीम आपके साथ चलती है, दोस्त सपोर्ट करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो इलेक्शन को सिर्फ कंटेस्ट नहीं करना, इंशाल्लाह ताला विन भी करना है, और एक अच्छी नीयत इरादे के साथ करना है कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो इसलिए मैंने इलेक्शन में आने का, कंटेस्ट करने का फ़ैसला किया कि अगर हम प्रोफेशनल्स इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर ऐसे लोग आके बार काउंसिल में बैठ जाएंगे जिनका हमारे प्रोफेशन से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो एक आम वकील के मसाइल को नहीं समझते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि वकील का मसला क्या है। मुझे पता है कि मेरी वकला बरादरी का क्या मसला है, क्योंकि मैं डे 1 से इसी प्रोफेशन में हूँ। विदाउट एनी ब्रेक मैंने यहाँ पे काम किया है, अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा मैंने इस प्रोफेशन में, इस बार में, इन अदालतों में गुजारा है। मैं जानती हूँ कि वकला के क्या मसाइल हैं, और जो जानता है वही मसाइल को हल भी कर सकता है। थैंक यू मिस रुश्ता। और औरंगज़ेब डाहा साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वही सवाल है कि ये सफ़र वकालत का कैसा गुजरा, और अब आपने जो पंजाब बार काउंसिल के हालिया इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उसमें ऐसा आपने क्यों सोचा कि आप मौसर रह सकेंगे? जी थैंक यू वेरी मच, आपका और इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 20 साल से शोबा वकालत में हूँ। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। शोबा तदरीस से भी मेरा ताल्लुक़ है। क्रिमिनल लॉ में पिछले 17 साल से पढ़ा भी रहा हूँ मुख्तलिफ लॉ इंस्टीट्यूशंस में। इदारों के हवाले से सरकारी तौर पे लेवल पे और गैर सरकारी तौर पे भी वकला की ट्रेनिंग और दीगर कुछ इदारों के लोगों की ट्रेनिंग भी मेरे ज़िम्मे है। बुनियादी मकसद हमारी ये जो पंजाब प्रोविंशियल बार कौंसिल है, जिसका नाम पंजाब में पंजाब बार कौंसिल है, ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे मैम ने कहा। ये इस इदारे में रह के वकला के आपस के मसाइल, वकला के अवाम के साथ मसाइल, वकला के साथ इदारों के साथ मसाइल, जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो इस इदारे में बैठ के बेहतर तरीके से हो सकती है। इस वक्त ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि ना सिर्फ वकला की तरबियत के लिए बल्कि अवाम के साथ भी, इदारों के साथ भी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ भी क्रिमिनल लॉयर के तौर पे मेरी राय है, और दीगर पॉलिसी मेकिंग बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माशरे में हालात को बेहतर करने के लिए, हमारे अपने प्रोफेशन में हालात को बेहतर करने के लिए, अदलिया के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और मैं ज़ोर देता हूँ इस चीज़ पे, ख़ास तौर पे अवाम के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए इस इदारे को अपने स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जी, हमारी ये कोशिश है, मेरी और मेरी टीम की, दोस्त अहबाब हैं, मेरे साथ सारे प्योर प्रोफेशनल लॉयर्स हैं टीम में, तो सबकी ये कोशिश है कि इस बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और वोटर्स के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, और वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स के लिए जो बेहतर इक़दाम हो सकते हैं वो करने की कोशिश है। हमारा मंशूर यही है कि इंशाल्लाह हम इसको बेहतर पोजीशन में लाना चाहते हैं, और जो रवाबित हैं अवाम के साथ, इदारों के साथ, हमारे अपने एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें हमारे लॉज़ को अपडेट होने की ज़रूरत है। कुछ हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल लॉज़ ऐसे हैं जिनकी तरामीम की ज़रूरत है इस दौर के मुताबिक। उसके लिए पंजाब बार कौंसिल एक ऐसा इदारा है
जो जिसके पास फर्टाइल माइंड होना चाहिए, जिनको लेजिस्लेशन पे काम करना है, उनको सीजन्ड लॉयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक लाहे अमल बनाना चाहिए और उन लॉज को मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपडेट करना चाहिए। ये चूँकि लेजिस्लेटिव बॉडी है और ये सारी पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वकला ही इकट्ठे हों, इसके लिए बाकी इदारों से भी रब्ता करना और बाकी इदारों की भी लेजिस्लेशन करना और इन सारे मामलात को एक्सपर्ट्स के ज़रिए अपडेट करना, इसके लिए एक फॉर्मल कोशिश की ज़रूरत है। मेरा ज़ाती तौर पे मकसद इन सारी काविशों को कामयाब करना है। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई वकला दोस्तों के ताउन से, तो हमारा मंशूर ये है कि वेलफेयर ऑफ द बार के लिए, वकला के लिए, कानूनी तकाज़ों को पूरे करने के लिए आगे बढ़ा जाए और इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सर। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक। मेरे पास जो पेशेंट आती हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, उसमें अक्सरियत के हाथ सुन हो रहे होते हैं और पैर सुन हो रहे होते हैं। हाथ सुन होना, पैर सुन होना, इनिशियली जब थोड़ा सा मैं जब ना तजर्बाकार था तो इसमें मैं उसको बड़ी फिज़िकली चीज़ों को उसको मैं देखता था कि वाकई ये क्या हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको डिटेल में देखा और उसको यूँ उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया तो ये पता लगा कि ये एंग्जाइटी की किस्म होती है। ओके, ठीक है। बहुत सारी ख़वातीन जो आपको, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि आपको एंग्जाइटी है और हाथ पाँव सुन होने, हाथ पाँव जलने और ये पट्टे खिंचे हुए हैं, गर्दन के पट्टे खिंचे और सर में यहाँ सुन हो रहा है। ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये इसके पीछे जो एक ब्रॉड टर्म में के साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, नफ्सियाती वजूहात होती हैं, क्योंकि पेशेंट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। ये तो आपको नहीं आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, ये एंग्जाइटी है, तो फिजिकली फॉर्म के अंदर वो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं। जो फिजिकली फॉर्म में होती हैं हर बंदे की सिम्टम्स मुख्तलिफ, लेकिन ये जो सिम्टम है बहुत कॉमन है, हाथ पाँव सुन होना, आंखें बंद करके कह दें कि एंग्जाइटी है। लेकिन जेन्युइनली जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन चीज़ है। न्यूरोपैथी के मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूरोपैथी में सादा लफ्ज़ में बता दूं, यानी जो नर्व्स जो हमारी हैं वो शुगर ख़राब रहने से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मुख्तलिफ सुन होना और शदीद दर्द होना और बाज़ औक़ात, जिसको में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पाँव पे अगर कोई चादर भी रखे या हाथ भी लगाए तो उसको पेन होती है। इसको मेलोडेनिया कहते हैं, यानी नॉन पेनफुल स्टिमुलस से पेन का फील होना। यानी अगर किसी के जो कॉटन की चादर भी पाँव पे रख दी या किसी ने हाथ भी लगा दी, ये पेन तो नहीं करता नॉर्मल, अगर ये पेन उसको फील हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये अल्टर्ड सेंसेशन है, इसका मतलब वो न्यूरोपैथी का शिकार है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इसके पाँव बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी इस तरह सुन हो गए हैं कि अगर उस पर हम कोई पत्थर, कंकर, कील लग भी जाए उनको नहीं पता चलता, तो ये वो हाई रिस्क फुट बन जाता है। तो नमनेस होना एक है कि पाँव के अंदर हो रही है, इसका मतलब हमें अपने शुगर कंट्रोल को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। बलीगुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई सवाल पूछें। मेरा सवाल है सर अपने लीडरान से। एक चीज़, हम वेलफेयर की बात करते हैं, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, सबसे पहले काम है बाहर का हमारी वेलफेयर का देखना। एक चीज़ जो मुझे लगता है आपकी बातों में उसका था भी कि जिस प्रोफेशन से हम हैं इसने हमेशा लीड किया कम्युनिटी को। इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर हम हमारी कम्युनिटी की हिस्ट्री देखें तो लेगेसी पाकिस्तान बनने से शुरू होती है, बनने के सेहरे से लेके आज तक जितना कुछ भी हुआ हमारी कम्युनिटी ने हमेशा लीड किया। जब हम आए इस प्रोफेशन में तब भी देख रहे थे, लेकिन एक बड़ी अब एक अजीब और थोड़ी तकलीफ़देह सी सूरत हाल ये है कि मुआशरे के अंदर हमारी कम्युनिटी का जो इमेज है बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। तो मेरा सवाल अपने लीडरान से ये है कि इसको मुस्बत रुख देने में एक अवाम में और हमारे दरमियान जो दूरी है, ये कम्युनिटी के तौर पे एक नेगेटिव इम्प्रेशन है, इसको सही करने के लिए अब क्या समझते हैं पंजाब बार को क्या इख्तियार करना चाहिए? बलीगुर रहमान साहब ने जो सवाल किया है, आप जो कह रहे हैं उससे मैं इस हद तक तो मुत्तफ़िक हूँ कि कम्युनिटी के बारे में मनफी असरात सोसाइटी पर आ रहे हैं, लेकिन मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि इसकी वजह वकील हैं। इसलिए क्योंकि जो लोग वजह बने हैं ना वो वकील ही नहीं हैं, उनको मैं अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं मानती। वजह ये है कि बहुत सारे जैसे डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं,
और भी लोग हैं, इवन फ़ौज भी है, लोग घबराते हैं उस पर, मैं नहीं घबराती बात करते हुए। हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफराद मौजूद होते हैं, उससे कोई अदारा बुरा नहीं हो जाता, क्योंकि अदारे हमेशा भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए ही बनाए जाते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिविटी होती है। फिर ये होता है कि उसमें चंद एक लोग ऐसे आ जाते हैं, 100 में 1 या 2, 2000 में कोई 4 ऐसे, तो जिसकी वजह से अदारे की बदनामी होती है। क्योंकि जैसे अच्छाई जो है वो थोड़ा फैलने में टाइम लेती है, बुराई फ़ौरन फैल जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक तो ये एलिमेंट है कि उसमें ऐसे कुछ लोग आ गए, जैसे मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरे बार काउंसिल के इलेक्शन में आने की वजह भी ये थी कि जो लोग बज़ाहिर तो वकील हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वकील के लिबादे में वो वकील नहीं है, तो वो हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वकील जो पढ़कर आया है, 17-18 साल की वो एजुकेशन लेकर आया है, एक वो वकील है, हो सकता है कि किसी माँ ने अपने बेटे को वकील बनाने के लिए अपना जेवर बेचा हो सकता है कि किसी बाप ने अपनी बेटी को वकील बनाने के लिए इतना काम किया हो कि उसकी कमर झुक गई हो, लेकिन फिर एक ऐसा वकील बनकर आता है, सो कॉल्ड वकील, जिसके पास ना तो डिग्री है ना लाइसेंस है और ना जाने वो कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया है, और फिर जब वो आता है और हम में शामिल होने की कोशिश करता है तो वो ऐसे एक्ट्स करता है जिसको इस काले कोड की कदर नहीं, क्योंकि उसकी वकालत की डिग्री के पीछे ना उसकी माँ का जेवर बिका, ना उसके बाप की कमर झुकी, उसके लिए इस काले कोड की कोई अहमियत नहीं है। जो अगर आज यहाँ से निकाल दिया जाएगा या तो वो कहीं जाकर दुकान खोल लेगा, वो कहीं जाकर कोई और काम कर लेगा। जिस शख्स का ताल्लुक़ हकीकत में लॉयर कम्युनिटी के साथ है, जिस शख्स का ताल्लुक़ हकीकत में पढ़कर लॉ की डिग्री लेने के साथ है, वो कभी कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो ओढ़ना बछोना ही ये काला कोट है, उसकी तो रोज़ी रोटी ही वो डिग्री है जो वो इतनी मेहनत और 17-18 साल की, बल्कि 19 साल की मेहनत के बाद वो लेकर आया है। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई ऐसा एक्ट करेगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ है भी, तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें हमारा अपना ही कसूर है कि शायद हम अपने नए आने वाले बच्चों को उस तरह से ट्रेन नहीं कर सके जैसे हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाया। शायद हम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि पंजाब बार काउंसिल है, जैसे कि अभी ढां साहब ने भी कहा कि हमारे लिए वहाँ पर लीगल ट्रेनिंग, लीगल एथिक्स का एहतमाम होना चाहिए। ऐसे कोर्सेज़, ऐसी ट्रेनिंग्स प्रॉपर मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वैसा होता नहीं है। वैसा होना चाहिए ताकि अगर जैसे हमारे घर का बच्चा कभी छोटा सा कोई बिगड़ जाता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं कि यूँ खाना नहीं खाते, यूँ नहीं बैठते, बड़ों से यूँ बात नहीं करते। ऐसे ही हमारा भी फ़र्ज़ है कि जब हमारे प्रोफेशन में नए बच्चे आएँ तो हम उनको सिखाएं कि इस प्रोफेशन में कैसे बैठना है, कैसे कोर्ट में जाके बिहेव करना है, पढ़ना है, पढ़ के केस तैयार करके जाना है, क्योंकि वकील का असासा उसकी दलील है। वकील का असासा ऊंची आवाज़ नहीं है, वकील का असासा हाथ उठाना नहीं है, वकील का असासा किताब है, वकील का असासा दलील है और वो लॉ पॉइंट है जो वो प्रिपेयर करके है। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि वकील की प्रैक्टिस चाहे 50 साल की हो या 1 साल की, जो तैयारी से आया है, जो पढ़कर आया है, जो अपना ब्रीफ तैयार करके आया है, दिन उसका है। बहुत शुक्रिया आपका जी। जनाब उस्ताद मोहतरम औरंगज़ेब डाहा साहब। थैंक यू सर। बुनियादी तौर पे जो मसाइल पैदा हो चुके हैं या किसी भी माशरे में पैदा होते हैं, उनकी रीज़न्स जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में माशरे का इमेज कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये पिछले कुछ सालों में हो, इससे पहले शायद ऐसा नहीं था। जब आप लोग आए हैं प्रोफेशन में आज से 20 साल पहले, तब ऐसा नहीं था। तो ये जो डिक्लाइन आया है ग्रेजुअली, इसकी वजूहात को देखना और सब बहुत ज़रूरी है। उनका पहले इदराक करना ज़रूरी है। हो सकता है इसमें कुछ हमारी भी खामी हो सकता है मेरा भी इसमें मेरी कोई खामी हो, मेरी कोई कोताही होगी, कुछ और लोगों की भी हो सकती है। लेकिन जो जिस तरह से मुआशरा हमारे बारे में सोचता है, उस सोच से मुझे इत्तेफाक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सब चीज़ों को इकट्ठे करके देखना। अगर कोई मेरा कसूर है तो वो मुझे इदराक करना है और उसको दूर करना है।
अगर किसी मुआशरे के किसी फ़र्द का कसूर है तो उसको भी देखा जाना चाहिए। ये जो हमारी लाइजॉन के लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, इनका मकसद भी यही होता है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि बहुत सारे इदारों से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो मसाइल पैदा हो चुके हैं या जो हमारा इमेज मुआशरे में बन चुका है, इसकी वजूहत को दूर करना होगा। अगर उसमें मैं कसूरवार हूँ तो मुझे उस कसूर की शनाख्त भी करना होगी और मुझे ये कमिट करना होगा कि मैं अपनी उस कोताही को दूर करूँगा। जब इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं तो दूसरे लोगों को भी ये इदराक करना चाहिए, शनाख्त करना चाहिए कि उनकी गलती इसमें क्या। इसी के लिए कोऑर्डिनेशन होती है कि ये गलतियों को दूर किया जाए, मिल बैठ के इसको तय किया जाए, पॉलिसी मेकिंग की जाए, इस इमेज को बेहतर बनाया जाए। रीज़नेबिलिटी एक जनरल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। जो चीज़ें रीज़नेबल स्टैंडर्ड से बाहर निकल जाती हैं वही सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म होती है। अगर उस स्टैंडर्ड से मैं भी बतौर वकील बाहर निकलूं तो मेरे लिए भी क्रिटिसिज्म वही है, आम वकील के लिए भी और माशरे के किसी फ़र्द के लिए भी क्रिटिसिज्म वही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस इमेज को तरबियत से दुरुस्त किया जाए। मेरी राय के मुताबिक इसका बेहतरीन हल जो है वो तरबियत है। तरबियत, हर इंसान को तरबियत की ज़रूरत होती है, रहती है ताहयात। सिर्फ वकील की बात नहीं है, सिर्फ मुआशरे की बात नहीं है, सिर्फ हमारे मुआशरे की बात नहीं है। तरबियत तो एक लर्निंग प्रोसेस है। हमें इस तरबियत से लोगों को ठीक किया जा सकता है, बेहतरी पैदा की जा सकती है। अगर कोई खामियाँ हैं तो तरबियत की जाए। वो तरबियत के लिए लोग हो सकते हैं, वो तरबियत के लिए हमारे बड़े हो सकते हैं जो हमसे पहले इस प्रोफेशन में, जो उस दौर के हैं जिस दौर की आपने बात की। अगर वो वकला उस दौर के हैं, जजेज़ उस दौर के हैं, दीगर लोग उस दौर के हैं, तो उनसे हिदायत ली जा सकती है। हिदायत लेके ये तरबियत करके अपने आप को दुरुस्त किया जा सकता है, दूसरे को दुरुस्त किया जा सकता है। हमारे बारे में अगर मनफी राय है अवाम की तो उसको हमें अपने किरदार से उसको दूर करना। इतने बुरे लोग हम नहीं हैं जितनी शायद फैलाया जाता है या पोर्ट्रे किया जाता है। हमें ये अपने किरदार से साबित करना है कि ये सोच गलत है। और ये शायद जनरली है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो खालस्तन वकला की इसलिए इज़्ज़त करते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग, और बहुत ही इंतहाई इज़्ज़त करते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास इल्म है, इनके पास कंपैरेटिव स्टडी है, इनके पास एनालिटिकल माइंड है, ये फर्टाइल माइंड है, ये लेजिस्लेशन से रिलेटेड इनका काम है, इंटरप्रिटेशन इनका काम है। ये हमारा प्रोफेशन है बुनियादी तौर पे अवेलेबल लॉज के मुताबिक आम आदमी की सही नुमाइंदगी करना उसके हक़ के असूल के लिए। अगर हम में से कोई या मैं किसी वक्त अगर इसमें कोताही कर जाता हूँ तो वो कसूर मेरा है, कम्युनिटी का नहीं है। मुआशरे में हमने अपना इमेज जो है किरदार से, तरबियत से, स्किल से बेहतर करना। अगर हम ये कर पाएंगे और इसकी कोशिश करेंगे और इसकी पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो ये जो सोच है अवाम की हमारे बारे में, इसको दूर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इससे पहले जिन लोगों का अच्छा इमेज है उन्होंने ऐसे वकला को देखा था, तो दोबारा आज भी ऐसे वकला मौजूद हैं और दोबारा पैदा भी हो सकते हैं ऐसे वकला। हमने अपने किरदार से, हमने अपनी तरबियत से, हमने अपनी स्किल से, हमने अपनी अहलियत से, मेहनत से ये साबित करना है। और ये इमेज अगर हम ऐसा करें और इंशाल्लाह करेंगे, ये बहुत जल्दी ये दूर हो जाएगा कि ये जो डिटीरियोरेशन है, डेक्लाइन है, डिसइंफॉर्मेशन है या शायद कुछ और वजूहात हैं, उन वजूहात को अगर हम दूर कर दें तो अवाम के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है और इस नज़रिए को, इस सोच को बेहतर बनाने में भी ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। ख्वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक। कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मुआलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं
तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाजगाह नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। वेलकम बैक जी। साद सलमान परवेज साहब, यू बीइंग अ यंग लॉयर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर और मैम, जिस तरह आपने बात की है कि तरबियत की, तो जिस तरह आप लोग सारे पंजाब बार के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग सारे एज कैंडिडेट खड़े हैं, तो मैंने यही पूछना है कि अगर आप लोग इलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो आपका आगे क्या स्टेप्स आप क्या लेंगे कि एज ए यंग लॉयर उनकी तरबियत या उनकी ट्रेनिंग के लिए। एक तो ये, दूसरा कि यंग लॉयर्स जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है। एज डॉक्टर्स जिस तरह अगर चले जाएँ तो उन्हें हाउस जॉब में पे किया जाता है, यहाँ पे पहले वो 1-2 साल उसी तरह होता है। तो काफ़ी लोग इस तरह के होते हैं बीच में जो छोड़ जाते हैं प्रोफेशन की, जी हमें कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा, सीनियर्स कुछ पे नहीं कर रहे। तो पंजाब बार उस हवाले से क्या करेगी। और एक मिस आपसे एक सवाल ये है कि एज ए फ़ीमेल आपने इस प्रोफेशन में देखा होगा कि हार्डली 5 to 6% है फ़ीमेल लॉयर्स की, तो उस हवाले से क्या मतलब कुछ ऐसी कोई परेशानी या कोई इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ती है कि तादाद कम है, या और कोई इस प्रोफेशन में ना आने की वजह या कम प्रैक्टिस करने की वजह। क्योंकि लॉ स्कूल में जब हम होते थे तो तकरीबन रेशियो 60-40 होता था और 40% बीइंग द वो फीमेल्स, तो वो आती नहीं है प्रोफेशन में, या जॉब में चली जाती हैं या फिर वो इन हाउस कॉर्पोरेट काम वगैरह करती हैं। तो वाई नॉट दिस प्रोफेशन, वो क्यों नहीं फील्ड में क्यों नहीं आती। जी, अगर फ़ीमेल लॉयर्स के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया साथ, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और मैं चाह रही थी कि ऐसा कोई सवाल जो है आपकी जानिब से आए। तो मैं ये समझती हूँ कि इसकी एक रीज़न तो ये है कि ख़वातीन की, चूँकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें तकरीबन 25 साल की एज हो जाती है प्रोफेशन में आते आते, तो यूजुअली एक तो शादी का वो टाइम भी आ जाता है, तो लड़कियों की शादियाँ होती हैं। शादियों के बाद होता क्या है कि ये प्रोफेशन है, फील्ड जॉब भी है, ब्रेन का काम भी है और बॉडी का काम भी है। आपने शाम को अपने ऑफिस में बैठ के केस तैयार करना और फिर फील्ड में जाके सुबह उसको, जिस भी अदालत में वो केस लगा है, वो लोअर कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है या कहीं भी, जैसे मैं अपनी मिसाल आपको देती हूँ कि जब मैं प्रोफेशन में आई हूँ तो मेरे सीनियर ने बहुत काम कराया, बहुत सिखाया और हमने सीखा। और शुरू में ये लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा फटीक है, लेकिन फिर थोड़े टाइम गुजरने के बाद एहसास हुआ कि ये तो हम सीख गए, मतलब काम करना पड़ा, ये तो हम सीख रहे हैं। तो लेबर कोर्ट्स में भी जा रही हूँ, फिरोज़ वाला जा रही हूँ। तो यूजुअली होता ये कि फील्ड वर्क में ख़वातीन के पास कन्वेंस भी नहीं है, ज़्यादा सारी ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि उनके पास गाड़ियाँ हों, और हमारी सोसाइटी में कोई इतनी अच्छी हमारे पास कन्वेंस सर्विस नहीं है। तो एक ये भी रीज़न है जो मैंने ख़ुद बीइंग ए लेडी जो फील की ना, कि कन्वेंस ना होने की वजह से भी बहुत दूर दूर से ख़वातीन आती हैं, तो वो जब उन्हें फील्ड में काम करना पड़ता है तो उनको मुश्किल लगता है ये मूव करना। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि शादी के बाद जब बेबीज़ होते हैं तो वो ख़वातीन अपने घरों में इसलिए बैठ जाती हैं कि ये फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें फ़िज़िकल वर्क भी साथ है, तो वो बच्चे को लेके मूव नहीं कर सकती। उसके लिए हमने इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई थी कि ख़वातीन जो लेडी लॉयर्स हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर एक डे केयर सेंटर होना चाहिए। तो इनिशियली एक छोटा सा वो, मेरा भी उसमें एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है कि मैंने आवाज़ उठाई, उसके लिए तगोदो की कोशिश करके कुछ और मेरी साथी बहनों ने, तो हमने उसके लिए कहा, एक डिज़ाइन दिया, एक आइडिया दिया कैसा होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो हमारी आवाज़ उठाने का नतीजा है कि इस वक्त एक डे केयर सेंटर मौजूद है यहाँ लाहौर के जो सिविल कोर्ट्स हैं उसमें। ठीक हो गया सर। रिगार्डिंग वुमेन एंड रिगार्डिंग यंगस्टर्स, वकील जो है सर वो अच्छा या कम अच्छा होता है, मेल या फीमेल का इसमें इतना ज़्यादा सख्त तरद्दुद नहीं। अगर मैं मेल हूँ और मेहनत करूं तो लोग मुझे कहेंगे ये अच्छा वकील, नहीं करूंगा तो मेरे बारे में राय अच्छी नहीं होगी। इसी तरह हमारी जो बहनें वकला
जो काम कर रहे हैं वो वही बात कि जो मेहनत करेगा वो अपनी जगह बना लेगा। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लोग आपको कहेंगे ये अच्छा वकील है, ये अच्छा वकील, ये अच्छे वकील हैं। ये इतना ज़्यादा गैप जो है ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से देखा जाता है। फीमेल लॉयर्स, हम सब जो यंग लॉयर्स हैं या फीमेल लॉयर्स, मसाइल वही हैं जो जब हम ऐसे 20 साल पहले प्रोफेशन में, तब भी मसाइल यही थे, सिर्फ उसकी अशकाल थोड़ा बदलती रहती हैं, लेकिन मसाइल वही। यंगस्टर का आज भी वही मसला है जो उस दिन था। इस मसले का अगर कोई हल आज तक हुआ है तो वो यही हुआ है कि अगर मैं किसी चैम्बर में गया हूँ, दैट इज़ द चैम्बर ऑफ ए प्रोफेशनल लॉयर, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, उस्ताद ने मेरी अच्छी तरबियत की है या उन्होंने इस तरह से किया है कि मुझे वो काम करना था तो मैंने जल्दी सीख लिया। ये जो तरबियत है और उसके साथ माली मसाइल और शुरू में आना और गाइडलाइन का मसला, ये सारे हमारा अपना सिनेरियो मौजूद है। ये जो तरबियत मेरी राय है, हम्बल ओपिनियन के मुताबिक, ये तरबियत ऑफिशियल लेवल पे भी होनी चाहिए। अभी ये प्राइवेट लेवल पे कि मैं एक चैम्बर में गया हूँ मेरी तरबियत होगी, मैं किसी दूसरे चैम्बर में गया हूँ शायद तरबियत नहीं हो, इसको ऑफिशियल लेवल पे होना चाहिए। उसमें दो फ़वाइद होंगे यंगस्टर्स। एक तो ये कि शुरू से जो उनके ज़्यादातर के, मैं चूँकि आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह वकालत में आया हूँ, तो हमारे मसाइल थोड़े ज़्यादा हैं शुरू में, उसमें माली अमूर भी हैं। अगर हम लाइसेंस हासिल करने के बाद ट्रेनिंग के लिए हमें जो बॉडीज़ हैं बाकायदा, वो अगर उसको सुपरवाइज़ करें और ट्रेनिंग करें, और वो ट्रेनिंग ऑनरेरियम की शक्ल में भी हो सकती है, और ये सारी दुनिया में होता है। ऐसी कोई ये एक तो प्राइवेट तो मेरी मर्ज़ी है, मैं जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग हासिल करूँ, मैं जितना जल्दी मुमकिन हो अच्छा वकील बन के काम शुरू कर दूँ, लेकिन हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि ये तरबियत ऑफिशियल लेवल, ऑफिशियल लेवल पे जो तरबियत है वो बार कौंसल्स कर सकती, वो प्रोविंशियल बार स्पेशली कर सकती, और उसको कोई पाबंदी नहीं है कि उसकी सुपरविज़न ना हो, उसकी सुपरविज़न हो, और वो जो टाइम यंगस्टर दे रहे हैं वो बिल्कुल फंडेड हो, उनको इसका ऑनरेरियम मिलना चाहिए, वो ट्रेनिंग उनकी पेड बेसिस पे होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग भी मैंडेटरी हो, और उसके लिए उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम ना हो। जितनी देर वो ट्रेनिंग लें, इसका टाइम पीरियड तय किया जा सकता है। जैसे स्टडीज़ के लिए, कंपटीशन के लिए कोई भी तैयारी की जा सकती है, तो वो बुनियादी ट्रेनिंग ऑफिशियल लेवल पे भी होनी चाहिए। उसमें बड़ा आसान है, मैंने बड़े मेरे सीनियर दोस्त हैं जो बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा इस पर इत्तेफाक करते हैं कि वो ये ट्रेनिंग के लिए करने के लिए अपना फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम देने को तैयार है। जो बड़े हैं वो टाइम देने को तैयार है, उनकी तरफ से बॉदरेशन ऐसी नहीं होगी कि एक अच्छे वकील साहब आएँ और उन्होंने ऑफिशियल लेवल पे ट्रेनिंग की है तो उनका कोई फाइनेंशियल बर्डन हम पे हो, प्रोविंशियल बार काउंसिल पे हो या हुकूमत पे हो। लेकिन जो ट्रेनिंग लेने आए उसके उन्हीं दिनों के तो मसाइल हैं। कुछ अर्सा जब आप गुजारेंगे, वकालत सीख लेते हैं, फिर तो आप अपने ब्रीफ हासिल करते हैं, फिर आप अपना काम करते हैं, लेकिन उन दिनों में अगर जो वो ट्रेनिंग भी मैंडेटरी हो और वो ऑनरेरियम उनको बार काउंसिल्स की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन हो और वो उनको उस हिसाब से मिलना चाहिए, एक रीज़नेबल हो, बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, और उसका स्टैंडर्ड रखे जाएँ कि इतनी ट्रेनिंग लेनी, ये उसका रिज़ल्ट होगा, ये तरीक़ाकार है, ताकि वो अगर हम उनके लिए 2, 4, 6 महीने तय करते हैं और ये बर्डन उठाती है प्रोविंशियल बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल के कहने से प्रोविंशियल गवर्नमेंट या अदरवाइज़, तो उसका रिज़ल्ट भी सामने आना चाहिए। ये माली मसला भी हल हो जाएगा और तरबियत का रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा। जहाँ तक हमारी बहनों का तल्लुक़ है, फीमेल लॉयर्स का तल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके मसाइल जो हमारी बहन ने बयान किए हैं उनके ये मसाइल हैं, लेकिन और उनको कुछ स्पेशल फेवर या तरीक़ाकार स्पेशल होना ही चाहिए। उसके लिए ये मैकेनिज़्म एक मैम ने बयान किया है, ट्रेनिंग का ये है, और फैमिली के मसाइल, बच्चों के मसाइल, कुछ उनकी ज़िम्मेदारियाँ हमसे मुख्तलिफ होती हैं, वो भी सामने हैं, तो उनके वो मसाइल भी बार काउंसिल्स के लेवल पे हल होने चाहिए। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपके जो वोटर्स हैं, रुशिदा लोधी साहिबा, उनको आप एड्रेस करें और उनको बताएं कि वो आपको वोट इन पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस में क्यों करें। 1 मिनट में आप प्लीज़ पैगाम दीजिए। जी ठीक है। मेरे अपने तमाम वर्दी बार मेंबर्स से जो लाहौर डिवीज़न के हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पंजाब बार काउंसिल में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ लाहौर सीट पर। आपके पास 16 वोट हैं और 16 वोट में से 1 वोट काइंडली मुझे ज़रूर कास्ट कीजिएगा। मुझे क्यों कास्ट कीजिएगा, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी बार को 21 साल दिए हैं और
मुझे कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं किसी बार के अहदे पर रहकर अपनी बार की खिदमत कर सकूं। बीइंग एन एडवोकेट, मैंने हमेशा अपनी बार का मेंबर होने की हैसियत से, मैं लाहौर बार की मेंबर हूं और मुझे फ़ख्र है कि मैं एशिया की सबसे बड़ी दिलेरों की बार की मेंबर हूं। मैंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया, अपनी बार और अपनी कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़ी रही। कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब मेरी कम्युनिटी या मेरे बार को मेरी ज़रूरत पड़ी हो और मैं पीछे रही हूँ। कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया। तो अगर मैंने बीइंग एन मेंबर जो है वो हमेशा अपनी बार में कंट्रीब्यूट किया, अपने छोटे छोटे हम्बल कंट्रीब्यूशन करती रही हूँ और कोई ऐसा एक्ट आज तक नहीं किया जिससे मेरी कम्युनिटी को, मेरी बहनों को या मेरी कम्युनिटी में मौजूद मेरे भाइयों को मुझ पर कोई शर्मिंदगी हो। मैंने कभी अपनी जो ज़ात है या अपनी प्रोफेशनलिज्म है उस पर कभी कोई ऐसा स्पॉट नहीं लगने दिया। इसलिए चूँकि मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की साथी रही हूँ, आपके साथ रही हूँ, प्रोफेशनल लॉयर हूँ, लॉयर फैमिली से हूँ, इसलिए काइंडली एक वोट मुझे ज़रूर कास्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट औरंगज़ेब डाहा साहब, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आप अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं पिछले 20 साल से शोबा वकालत में हूँ। मेरा माजी आप लोगों के सामने है। आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म और अक़ल तजर्बा रखते हैं, आपको मसाइल का भी इदराक है। आपने जिन लोगों को इलेक्ट करना है वो उनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। पिछले 20 साल कैरियर में भी किसी दोस्त को, किसी वकील भाई को मुझसे मायूसी नहीं हुई और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी नहीं होगी। यंगस्टर्स के लिए भी हमारे वेलफेयर का, जिसमें से कुछ ज़िक्र किया आज हमने, वेलफेयर के लिए हमारे पास मौजूद है। कोशिश हम करेंगे जो नौजवान तबका है या हमारे करीब के जो सीनियर लॉट है, दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशन पहले ही उनके पास है, उनसे भी हम मदद हासिल करेंगे, गाइडलाइन लेंगे। और बिलखसूस जो हमारे सीनियर वकला हज़रात हैं, जो हमारे लिए रोशनी हैं, जो हमारे लिए गाइडलाइन हैं, जिनसे हमने सीखा है, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुझे और आपको मज़ीद चीज़ें सिखाएं और बेहतर और कामयाब वकील बनाने में लोगों को हमारी मदद करें। और जो सीनियर हमारे वकला हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग वकला हैं, उनके लिए फ़ैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे। और बिलखसूस ये जो जनरल मसाइल हैं उनके हल के लिए भी हम कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और इंशाल्लाह ग्रेजुअली आप सब लोगों से गाइडलाइन लेके उन मसाइल के हल की भरपूर कोशिश करेंगे। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें आपकी हिमायत की ज़रूरत है, हमें आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, हमें आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए और आप लोगों की दी हुई हिम्मत से हम तमाम वो कोशिशें जारी रखेंगे जो पिछले 20 साल में रखी हैं, उसकी कंटिन्यूटी में मुस्तक़बिल में भी इंशाल्लाह हम आपके लिए जो खिदमत कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। बहुत मेहरबानी। तमाम आप दोनों वकला का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, यहाँ पे बातचीत की। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक और आप अपनी फ्रेटर्निटी को बेहतरीन तरीके से उनकी खिदमत कर सकें और उनके कॉज को आगे ले जा सकें। आपका भी बहुत शुक्रिया जी यहाँ पे आने का। और हमारे मोअज़्ज़ज़ जो दोस्त हैं यहाँ पे, साथी हैं जो जस्टिस के, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया भाई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।